नमस्कार दोस्तों। इस समय आज के दिन सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 51 महीने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो आज लागू हो गया है पूरे देश में। तो इसी से संबंधित बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये नागरिकता संशोधन विधेयक या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर को ये राज्यसभा में पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति, उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया और इस तरह से जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 था, यानी जिसको कि सीएए कहा जाता है, वो अधिनियम बन गया था। तो उसी समय इसको लागू हो जाना था 2019 में ही। 12 को जब ये पारित हुआ तो इसे लागू हो जाना था, लेकिन उस समय इसका पूरे देश में विरोध हुआ। तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हुई। इसके बारे में कहा गया कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, किसी विशेष समुदाय पर या धर्म पर इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर उसी के बाद में देश में कोरोना आया और कोरोना के 2 अटेम्प्ट आए, तो इस वजह से सीएए जो है या नागरिकता संशोधन विधेयक लागू नहीं किया जा सका। 51 महीनों के बाद में ये कानून एक बार फिर से चर्चा में आया, जब आज 11 मार्च 2024 को इसे पूरे देश में अधिसूचित कर दिया गया। मतलब कि पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। ऐसा एक नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया। तो थोड़ा सा विस्तार से हम जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सीए जो है या नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2024 में आज के दिन लागू हो रहा है, 2019 में ये अधिनियमित हुआ। तो ये अगर हमें समझना है तो हमें जानना चाहिए कि 1950 में एक समझौता हुआ था जिसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं या दिल्ली समझौता कहते हैं। ये समझौता 8 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, दोनों के बीच में दिल्ली में एक समझौता हुआ था जिसे नेहरू लियाकत समझौता भी कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। तो दोनों के बीच में बैठक हुई और उसमें से कुछ बातें तय की गई। तय ये की गई कि पहली बात ये थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद में कुछ नागरिक भारत की तरफ से पाकिस्तान गए और कुछ नागरिक पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। तो पहला शर्त यह था कि जो व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में गया है वो वापस अपने देश में आकर के अपने जो सामान है उन्हें ले जा सकेगा, अपनी जो संपत्ति है उनको बिक्री कर सकेगा, क्रय कर सकेगा। दूसरा यह था कि दोनों देशों में यदि महिलाओं को जो है अपहरण कर लिया गया है, उनके धन दौलत को लूट लिया गया है, तो वे वापस एक दूसरे देश को सौंप दी जाएंगी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस अधिनियम से संबंधित, वो ये था कि दोनों देश अपने यहाँ एक एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। तो इस समझौते का पालन करते हुए भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और भारत में अल्पसंख्यक वर्ग से कई सारे व्यक्ति बड़े पदों तक पहुंचे। भारत में मुस्लिम जो उस समय तत्कालीन अल्पसंख्यक में आते थे, उसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, ये राष्ट्रपति तक पहुंचे। उसके अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी बने। यानी कि अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के हित को भारत में बढ़ावा दिया और इनको विभिन्न पदों तक जाने का रास्ता दिया गया। जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी निर्णय या कदम नहीं उठाए गए। आज तक पाकिस्तान में कोई भी हिंदू व्यक्ति या अन्य, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, जो कि वे सभी वहां पे अल्पसंख्यक हैं, उनमें से किसी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। यानी कि पाकिस्तान के तरफ से यह जो है जो संधि थी नेहरू लियाकत समझौता, उसका उल्लंघन किया गया। अब यह बयान हमारा नहीं है कि संधि का उल्लंघन किया गया। ये उस समय जब लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था, तो तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया था, जिसके आधार पर इसे लाया गया। अब ये है क्या? तो ये बात ये करता है कि 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनमें जो अल्पसंख्यक होंगे,
तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हम जानते हैं कि ये इस्लामिक राज्य हैं। यहाँ पर मुस्लिम जो है वो बाहुल्य है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक में हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और सिख हैं। ये 6 जातियां इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। जातियां या धर्म या समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। तो भारत सरकार ने इसी के लिए इन 6 समुदाय के लोगों को, जो इन 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ये 6 समुदाय अल्पसंख्यक हैं, उनको भारतीय नागरिकता देने की बात की है। किसी के नागरिकता को छीनने की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि ये 3 जो कि अल्पसंख्यक हो जा रहे हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में, तो इन 6 समुदायों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। और बाकी नागरिकता, इस्लामिक या मुस्लिमों को नागरिकता भारत में नहीं दी जाएगी। इस संबंध में एक बात है। तो बात क्या है, ये बात हमें ये समझना है कि एक डेट रखा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक यदि इन 6 समुदाय के लोग भारत आ गए हैं, उससे पहले कभी भी आ गए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक कभी भी अगर भारत आ गए हैं, तो यदि वे चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद में चाहे ये खुद ही 6 समुदाय हों, हिंदू, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई, तो इन्हें भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और बाकी अन्य जो मुस्लिम हैं, इनको भी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद किसी को भारत की नागरिकता, किसी विदेशी व्यक्ति को इस नियम के तहत भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो उससे पहले आए हैं उनमें इन 6 जातियों को या 6 धर्मों को, समुदायों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो इन 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। इन 3 देशों से जो आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आया है तो वो अवैध माना जाएगा। अब बात आती है कि अवैध प्रवासी क्या होते हैं। तो अवैध प्रवासी शब्द 2 बातों में आता है। पहले तो यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, वैध वीजा और पासपोर्ट ना हो, वो देश में रह रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अवैध प्रवासी माना जाएगा। दूसरा व्यक्ति यह है कि मान लो किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि वीजा भी है, पासपोर्ट भी है, लेकिन जितने समय के लिए वीजा और पासपोर्ट बना था उससे ज्यादा समय हो गया है उस व्यक्ति को देश में रहते हुए, तो वह भी व्यक्ति अवैध माना जाएगा, अवैध प्रवासी माना जाएगा। अब इन अवैध प्रवासियों के लिए भारत सरकार के पास में क्या नियम है, इन अवैध प्रवासियों से भारत सरकार निपटेगी कैसे? तो अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए भारत सरकार के पास में अभी 2 नियम हैं। पहला नियम यह है कि विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920, इन दोनों के तहत भारत सरकार उस व्यक्ति को कैद या देश से निकालने का आदेश जारी कर सकती है। यानी ये दोनों अधिनियम, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के द्वारा भारत सरकार को अवैध प्रवासियों पर अधिकार प्राप्त है कि वह उनके संबंध में क्या विचार करेगी। अभी तक जो देश में नागरिकता देने की जो है परंपरा रही है आजादी के बाद से, तो नागरिकता अधिनियम 1950 बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। तो 1955 के तहत किसी व्यक्ति के नागरिकता का निर्णय किया जाता है। अब इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और उसी संशोधन के तहत CAA लाया गया है। तो यह जानकारी रखना जरूरी है कि आखिर CAA को किस अधिनियम में संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसे लाया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्राविधान कहां है, तो भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 5 प्रकार से नागरिकता का वर्णन करता है। यानी जो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 है, वो 5 प्रकार की नागरिकता भारत में देता है। कोई व्यक्ति भारत में ही पैदा हुआ हो, यानी जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा यह है कि वो आजादी से पहले भारत में आ गया हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा।
इसके अलावा संविधान लागू होने से पहले वो भारत में आ गया हो तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यदि भारत सरकार ने किसी अन्य क्षेत्र पर, किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया है या उसे भारतीय गणतंत्र में शामिल किया गया है तो वहां के निवासियों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि सिक्किम को भारत सरकार ने 1975 के दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो वहां के निवासियों को भी भारत की नागरिकता दी गई। तो इस तरह से भारतीय संविधान में 5 प्रकार के नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब एक संशय जिसको लेकर के तमाम सारे दलों में और तमाम सारे लोगों में एक भाव यह है कि क्या इससे किसी की नागरिकता जाएगी, तो जी नहीं, सीएए से नागरिकता किसी की नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता देने की बात की गई है। नागरिकता इन 6 धर्म या समुदाय के लोगों को दी जाएगी जो क्या है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं। उन लोगों को करना क्या है कि कोई वैध कागजात सरकार को दिखाना है ये प्रूफ के लिए कि वो 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे, उससे पहले भारत में रह रहे थे। उनका कोई भी ऐसा कागज हो जो ये सिद्ध करता हो कि वो उससे पहले भारत में आ गए थे तो उन्हें भारत की नागरिक मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो अतिरिक्त लोग हैं उन्हें देश से बाहर किया जाएगा, उनका पता किया जाएगा कि वे कहां से हैं, उसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा और सरकार कोशिश करेगी कि जो व्यक्ति जिस मूल देश से आया है उसे उसके देश में वापस भेज दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग म्यांमार से आए हैं, तो ऐसे लोगों को उनके देश में वापस भेज दिया जाए। अब इसमें थोड़ी सी अगर हम वोट बैंक को लेकर के देखें तो समय समय पर एक आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है कि कोई पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है तो कोई पार्टी किसी दूसरे पर अन्य तरीके से प्रत्यारोप लगा रही है। हालांकि अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में जगह देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में अगर भारत सरकार ये फैसला करती है कि वह 3 देशों के 6 समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दे रही है तो यह कहीं ना कहीं विचारणीय है। विचारणीय इस दृष्टि से है कि अगर इन 3 देशों से 6 समुदाय के लोग भारत में आएंगे तो क्या भारत के संसाधनों पर एक अतिरिक्त दबाव नहीं बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है अगर 6 समुदाय के लोग भारत में आते हैं तो भारतीय संसाधन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा क्षेत्रफल तो जितना है उतना ही रह जाएगा, हमारा क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं। जमीन की उर्वरा शक्ति जितनी है उसमें थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट हो सकती है, उससे ज्यादा होगी नहीं। हम इतने ज्यादा नौकरी पैदा कर नहीं सकते हैं। तो ये जो आएंगे तो ये इसी देश के संसाधन में से उपभोग करेंगे, अतिरिक्त संसाधन तो हम जुटा नहीं सकते हैं इनके लिए अभी। तो ये तो पहली बात है कि आने पर एक दबाव पड़ जाएगा। अब दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम यह देख सकते हैं कि जैसे इस्लामिक लोगों के लिए दुनिया में 56-57 देश हैं। यदि वे एक देश में प्रताड़ित होते हैं तो वे किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, किसी तीसरे देश में जा सकते हैं, चौथे देश में जा सकते हैं। 56-57 देश हैं, कोई ना कोई उन्हें जगह दे ही देता है। यही हाल ईसाई का है। ईसाई समुदाय भी यदि किसी एक देश में पीड़ित होते हैं तो वे दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वे चले जाते हैं। बौद्ध में चीन है, जापान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये भी अगर बौद्ध को कहीं पीड़ित किया जाता है तो वो भी जा सकते हैं। ऐसे में ये जो 6 समुदाय जो कि अल्पसंख्यक हैं तो इनके लिए भारत सरकार का मानना यह है कि हिंदू समुदाय के लिए, सिख समुदाय के लिए, जैन समुदाय के लिए, इन लोगों के लिए और अन्य जो पारसी हैं और ईसाई हैं इनके लिए दुनिया के अन्य देशों में अपेक्षाकृत उतने दरवाजे खुले नहीं हैं जितने कि अन्य धर्मों के लिए। तो यही मानना है भारत सरकार, जहां एक तरफ इस कानून के जरिए विश्व में सद्भावना दे रही है, सद्भावना का रूप प्रस्तुत कर रही है, वहीं भारतीय संसाधनों पर एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ेगा, ऐसे भी आसार बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।